बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑन विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल सिस्टम के बारे में। ये जो आपका सब्जेक्ट है और आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी अहम अहम टॉपिक हैं हम उनको ज़रा रिवाइज़ कर सकें। जनाब, ये हैं कुछ 16 टॉपिक्स जिनको हम इस वीडियो के अंदर ज़रा रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे इनका मतलब क्या है, और ताकि आपको पेपर में जो तैयारी आप कर रहे हैं आपके लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो अहम है वो आता है कि सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम, यानी लीगल सिस्टम के सोर्सेज क्या हैं, यानी लीगल सिस्टम कहाँ से लिया गया है। उसके बुनियादी तौर पे दो हेडिंग्स बनेंगी, एक बनेगा लीगल सोर्सेज और एक नॉन लीगल। लीगल से मुराद वो सोर्सेज जो ऑथोराइज्ड हैं, जो कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से यानी कि आपकी तरफ को यूज़ होते हैं। अब उसके अंदर क्या है, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपका वो कानून जो आपकी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है जिसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा होता है, जिसे हमारा आइन है 1973 का। उसके बाद है लेजिस्लेशन वो कानून जो पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, एक्ट बनते हैं। आप कहते हैं ना आज पार्लियामेंट के अंदर, आज नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर ये कानून पास हुआ है। तो इस तरह के जितने भी कवानीन जो आपकी पार्लियामेंट बनाती है, आपके एमएनए और एमपीएस बनाते हैं, हम उसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। इसके अलावा जुडिशल प्रेसिडेंट यानी अदालती जो फैसले हैं वो भी कानून की एक हैसियत इख्तियार करते हैं। बाज़-औक़ात कुछ जो है ना अदालती फ़ैसलों के अंदर एक नया कानून जन्म ले लेता है और नया कानून तश्कील हो जाता है, तो हम उसको जुडिशल प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और कन्वेंशनल लॉ हैं, जैसे इंटरनेशनल माहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। जैसे अब पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक के साथ है, या पाकिस्तान ने दुनिया के जितने बड़े बड़े इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, ओआईसी है, इनके साथ इनके माहदे हैं, एग्रीमेंट हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। तो ये कवानीन भी जो है ना, जो एग्रीमेंट है, ये भी कानून की हैसियत माने जाते हैं और ये लीगल सोर्स के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है नॉन लीगल सोर्सेज। इसके अंदर कस्टम्स, रिलीजन और जस्ट ज्यूरिस्ट राइटिंग्स। कस्टम्स यानी वो जो हमारे माशरे के अंदर जो हैबिट्स होते हैं या जो तौर तरीके हैं, जो रस्में हैं जो चली आ रही हैं सदियों से, वो भी कानून की हैसियत इख्तियार कर जाती हैं, लेकिन हम उनको नॉन लीगल बोलते हैं क्योंकि वो ऑथोराइज्ड नहीं होती। इसके अलावा रिलीजन यानी रिलीजियस कवानीन भी आपके यानी मुल्क के अंदर होते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर लोग रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके जो अहकामात हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। तो रिलीजियस जो कवानीन होते हैं किसी मुल्क के अंदर, वो भी बाज़-औक़ात नॉन लीगल सोर्स के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ जो रिलीजियस सोर्सेज हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर, वो लीगल सोर्स में आता है क्योंकि जो इस्लामिक कवानीन है जैसे हुदूद ऑर्डिनेंस है, ये हमारे यहाँ लीगल सोर्स के अंदर आता है। ये आप जहन में रख लीजिएगा। लेकिन वैसे बाकी जो दूसरे इस्लामिक या जो रिलीजियस कवानीन हैं जैसे हिंदू मज़हब के हैं या दूसरे मज़ाहब के हमारे माशरे में होते हैं, वो नॉन लीगल सोर्स के अंदर आया जाता है। इसके अलावा ज्यूरिस्ट राइटिंग यानी जितने भी ये जजेस हैं या जो लीगल स्कॉलर्स हैं, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो बुक्स लिखी हैं, तो उन्होंने अपनी किताबों के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं कि यार ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और नए नए कवानीन हमें मुतारफ़ कराए हैं। तो ये उनकी जो किताबें हैं या उनका जितना भी ये काम है जो उन्होंने लिखा है रिसर्च पेपर, वो भी जनाब नॉन लीगल सोर्स के अंदर आता है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीगल सिस्टम। अच्छा, इसमें जनाब एक जो लीगल सिस्टम के मुख्तलिफ काइंड्स हैं इसके अंदर वो आती हैं। इसमें सिविल है, कॉमन है, कस्टमरी है, मिक्स्ड है, रिलीजियस है और इंटरनेशनल है। सबसे पहले हम सिविल लीगल सिस्टम वो लीगल सिस्टम होता है जो कोडिफाई होता है, जो रिटन होता है, जो मौजूद होता है आपके अंदर। और वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सिविल लीगल सिस्टम होता है? जर्मनी, फ्रांस, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, मेक्सिको और ब्राज़ील। कॉमन लीगल सिस्टम जो ज़्यादातर जजेस के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जजेस का अहम रोल होता है, यानी जजेस ने जो फैसले होते हैं वो ज़्यादातर आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, और वो ज़्यादातर आपको यूएसए और यूके में मिलता है। उसके अलावा कस्टमरी लॉ है, यानी कस्टम्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं कवानीन, वो भी एक लीगल सिस्टम है। इसके अलावा मिक्स्ड या प्लूरलिस्टिक या हाइब्रिड लीगल सिस्टम, ये वो लीगल सिस्टम होता है जिसमें बच्चों जितने भी लीगल सिस्टम है दुनिया जहान के ना, वो सारे इस्तेमाल होते हैं। सिविल भी होगा, कॉमन भी होगा, कस्टमरी भी होगा। इसके अलावा रिलीजियस लीगल सिस्टम जैसे हमारे यहाँ शरीयत का है, इस्लामिक लीगल सिस्टम है। इसके अलावा हिंदू मज़हब के अंदर भी लीगल सिस्टम है। इसके अलावा जो यहूदी हैं उनका भी अपना एक लीगल सिस्टम है, यानी जो रिलीजियस लीगल सिस्टम्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल लीगल सिस्टम भी हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन है वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो जनाब ये हो गया आपकी लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्शन जितने भी हैं।
उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम, यानी दुनिया का कोई भी जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर अहम चीज़ें क्या हो सकती हैं, बुनियादी चीज़ें क्या हो सकती हैं। कोई भी लीगल सिस्टम हो, ग्लोबल लीगल सिस्टम यानी दुनिया का एक लीगल सिस्टम। नंबर 1 भाई रूल ऑफ लॉ। अगर भाई किसी भी लीगल सिस्टम के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून की बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर वो तो लीगल सिस्टम ना हुआ ना। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे होना चाहिए, यानी अदालतों का काम अदालत करे और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो अपना काम करें, और जो पार्लियामेंट के लोग हैं जो कानून बनाते हैं वो अपना काम करें। यानी कानून बनाने वाला, कानून के ऊपर फैसले देने वाला और कानून के ऊपर अमल कराने वाला, इन तीनों की अलग अलग पावर्स हों। ये ना हो कि सारे काम एक ही बंदा करे, एक ही बंदा जज भी वो हो, ब्यूरोक्रेट भी वो हो, प्राइम मिनिस्टर भी वो हो और कानून भी वो बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव का अहम रोल होता है क्योंकि उसने अपना कानून को इम्प्लीमेंट कराना होता है, ये भी ज़रूरी होनी चाहिए। जुडिशल रिव्यू भी होना चाहिए, यानी अदालत के पास इतना इख्तियार या पावर होना चाहिए कि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है या गलत कवानीन बना रहे हैं, कोई लॉस बना रहे हैं, तो वो उसको ज़रा देखे और उसको ज़रा उनके कान मरोड़े। उसके अलावा जो एक अहम और आखिरी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ह्यूमन राइट्स। भाई कोई भी लीगल सिस्टम उठाओ, अगर उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की जा रही, ह्यूमन राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इंसानों की हकूक़ के बारे में बात नहीं की जा रही, तो वो लीगल सिस्टम नहीं होगा। अब इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स क्या हैं? उनको फ्रीडम दी जाए, उनको सेहत की सहूलियात दी जाए, उनको ज़िंदगी जीने का यानी कि आज़ादी दी जाए, वो उनकी लिबर्टी हो, वो उनकी रेपुटेशन को, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद जो और क्वेश्चन है वो है ग्लोबलाइजेशन जो है ना। अब देखें ग्लोबलाइजेशन बढ़ चुकी है तो उसका क्या इम्पैक्ट है लीगल सिस्टम के ऊपर। आपको अब ग्लोबलाइजेशन का आपको पता है वो उसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है जब सारी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती है। अब देखें ना, अब मैं मोबाइल पे अब ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लॉ एंड विजडम के यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन ये मेरी वीडियोस इंडिया में भी देखी जा रही हैं, भारत हो गया, बांग्लादेश के अंदर, यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो देख रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, अब यानी एक वीडियो है मोबाइल में, या इस वक्त लाहौर में वीडियो बना रहा हूँ लेकिन पूरी दुनिया मेरी वीडियोस देख रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, के मतलब हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। तो उस ग्लोबलाइजेशन का क्या हो रहा है लीगल सिस्टम के ऊपर। नंबर 1 पहला तो लॉ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, यानी जो भी लीगल सिस्टम होता है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी जो है ना, उनके अंदर आप देखेंगे आपको ग्लोबलाइजेशन का आंसर आएगा। कोई भी कमर्शियल बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ करेंगे आपको। इसके अलावा कॉम्पिटिशन लॉ भी जो है ना, उसके अंदर उनका भी बड़ा एक इम्पैक्ट है आपके ग्लोबलाइजेशन के अंदर, क्योंकि अब देखें पूरी दुनिया जो है ना, कोई भी कंपनी है वो सिर्फ एक मुल्क के अंदर कारोबार नहीं करती, वो पूरी दुनिया में कर रही होती है। तो इसको फिर पूरी दुनिया के कवानीन को लेके चलना पड़ता है, उसके ऊपर अमल करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जनाब। अब आप देखें ना कि अब मैंने कोई वीडियो बनाई, वो कोई भी बांग्लादेश का बंदा उठ के उसको रिप्रोड्यूस करता है या यूट्यूब चैनल को बचाएगा तो उसको स्ट्राइक आ जाएगा, यानी ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा राइट है। इसके अलावा है साइबर क्राइम्स, यानी जितने भी साइबर क्राइम्स हैं ना, अब वो दुनिया में इंटरकनेक्टेड हो गए। यानी यूएसए के बंदा बैठ के अगर पाकिस्तान में कोई क्राइम कर रहा है तो उसको जनाब उसी वक्त पकड़ लिया जाएगा। सो ये जनाब इम्पैक्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन का लीगल सिस्टम के ऊपर। उसके बाद जो है अहम टॉपिक है मैग्ना कार्टा, बड़ा ही मज़ेदार। 1215 के अंदर ये मैग्ना कार्टा हुआ था। अब ये है क्या भाई, इसको भाई दूसरा नाम है ग्रेटर चार्टर बोलते हैं। इसके अंदर हुआ ये था कि जो किंग जॉन था और उस वक्त के जो कुछ लोग थे, जो नवाब थे, बैरन थे, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, माहिदा हुआ। उसमें क्यों हुआ कि भाई किंग जो साहब है वो अपनी मनमानी करता था। उन्होंने किंग को ऐसी के मतलब दिन के तारे दिखा दिया और उसको कहा है कि भाई इंसान का बंदा बन जा, पुत्र बन जा, और अब आज के बाद तो उन्हें कानून के ऊपर अमल करना है, तू कानून से बढ़ के नहीं है। तो ये था मैग्ना कार्टा। और इसका जो अहम प्रिंसिपल है वो है यानी कि एवरीवन इज़ सब्जेक्ट टू द लॉ, यानी हर इंसान, हर शख्स कानून के सामने जवाबदेह है और कानून के सामने बराबर है। तो ये मैग्ना कार्टा क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया था क्योंकि उस वक्त बड़े इश्यूज़ थे। किंग अपनी मनमानी करता था जिसकी वजह से रियासत को बड़ा नुकसान होता था। जो नवाब थे रियासतों के, छोटी छोटी के, उनके बड़े प्रॉब्लम थे, तो इस वजह से उन्होंने किंग जॉन को कहा कि हमारे साथ माहिदा करें। अब इसका जो रोल क्या है, इस रोल से क्या हुआ कि जनाब कानून की हुक्मरानी हुई और पहली मरतबा एक जो जो किंग है, बादशाह है, उसको भी कानून के सामने सरेंडर करना पड़ा। अब इसके मेन फीचर्स क्या है। नंबर 1 पहला है तो रूल ऑफ लॉ, यानी इस मैग्ना कार्टा से हमें ये पता चला कि रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी होती है, कानून सबसे बढ़कर है। दूसरा है हैबियस कॉर्पस, यानी कि ये है कि आप किसी को के खिलाफ कोई मुकदमा करना है ये वगैरह, इस तरह आपने हर एक चीज़ को कानून के नज़र में रखना है। दूसरा है नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम विदाउट रीज़न, यानी किसी को बगैर किसी वजह के भाई आप उसकी आज़ादी छीन नहीं सकते, उसको कैद नहीं कर सकते।
इसके अलावा लीगल राइट्स को नॉट बी चेंज विदाउट कंसेंट ऑफ पीपल, यानी अगर आपने कोई भी कानून तब्दील करना है तो आपने अपनी आवाम से ज़रूर पूछना है, अपने लोगों से ज़रूर पूछना है। ये नहीं है कि सुबह उठे और आपने जो दिल किया आपने कानून को तब्दील कर दिया। सो ये है जनाब मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट नोट में, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद है जनाब स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री इन रोमन लीगल सिस्टम। ये क्वेश्चन बड़ा अहम है, ये बार बार आता है कि लीगल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले तो देखें जो लीगल सिस्टम है रोमन, भाई रोमन रिपब्लिक एक कंट्री हुआ करता था किसी ज़माने में, आज भी मौजूद है, लेकिन अब वो उस वक्त रिपब्लिक था। तो वहाँ पे ना जनाब कुछ कवानीन थे, कस्टम्स थे, क्योंकि जो रोम था ये रोमन एक बड़ी सल्तनत है और समझो आधी दुनिया के ऊपर इनकी हुक्मरानी रही थी। एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के सारे कंट्रीज़ उनके कंट्रोल में थे। तो उस ज़माने में ये होता था कस्टम्स होती थी। कस्टम से मुराद के वहाँ पे इर्द गिर्द के जो लोगों का अपना रीतो रवाज था या रस्म थे या उनकी अपनी प्रैक्टिस थी, उन्होंने उसको कानून की हैसियत दे दी थी। तो इस तरह जनाब वो कानून बना। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो रोमन के अंदर दो क्लासेस थी, पैट्रिशियंस और प्लेबियंस। जो पैट्रिशियंस थे वो ज़रा नोबल लोग थे, बड़े लोग, इलीट किस्म के लोग, भाई नवाबजादे, शहजादे, वडेरे, चौधरी, इस तरह के बंदे। और जो पैट्रिशियंस थे और जो प्लेबियंस थे वो बेचारे मजदूर, मेरे जैसे आप जैसे गरीब बेचारे मिडिल क्लास के बंदे और थर्ड क्लास के बंदे, बेचारा लोअर मिडिल क्लास के बंदे, कोई सुनता नहीं था। ठीक है, सारा दिन गधों की तरह मजदूरी करते थे, लेकिन सारा फ़ायदा जो है ना ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एलीट क्लास की जो प्लेबियन पेटिशंस हैं ये ले जाते थे। अच्छा, उसके बाद जनाब जो सबसे पहले अहम जो कानून उन्होंने दरियाफ्त किया या बनाया वो था 12 टेबल्स, यानी 12 टेबल्स। ये एक अलग टॉपिक भी है, मैं इसको भी कवर कराऊंगा। लेकिन 12 टेबल्स के अंदर क्या था कि जो अहम जो कवानीन थे जितने भी, चाहे वो रिलीजियस लॉ थे, पब्लिक लॉ थे, लीगल प्रोसीजर, वो सारा जनाब उन्होंने 12 का एक टेबल बनाया। उसके अंदर सारा दर्ज किया कि भाई किस तरह मुकदमा करना है, किसी तरह किसी को सज़ा देनी है, किस तरह आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, किस तरह किसी के साथ आपने शादी करनी है, किस तरह अगर आपको अदालत बुलाती है तो आपने क्या करना है, यानी वो सारे कवानीन 12 टेबल के अंदर उन्होंने दर्ज किए। तो 12 जो 12 टेबल्स हैं ये एक बुनियादी अहम पहला लीगल सिस्टम था या लीगल डॉक्यूमेंट था या कानून था जो रोमन्स ने इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद जस्ट जेंटम और जस्ट नेचुरल, ये भी कवानीन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। जस्ट जेंटम के अंदर ये था, इसका मतलब है कि वो कवानीन जो सारे रोमन्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब रोम बहुत बड़ी सल्तनत थी यार, वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे। तो जितनी भी आवाम उस सल्तनत या रोमन एम्पायर के नीचे आती थी उसके ऊपर जस्ट जेंटम नाम का एक कानून जो था वो यहाँ इम्प्लीमेंट होता था। दूसरा था जस्ट नेचुरल, यानी नेचुरल लॉ। ये भी एक लॉ था, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, लोग यूज़ करते थे, जिसका मतलब है कि भाई नेचर के मुताबिक और मॉरल और इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर ना एक कानून होना चाहिए और लोगों को सज़ा दी जाए। 12 टेबल के बाद जो दूसरा एक अहम जो कानून है या कोड बोलें या लीगल डॉक्यूमेंट था वो था जस्टिनियन कोड, कॉर्पस जूरियस सिविलाइज भी जिसको बोलते हैं। अब ये जनाब क्या था, एक जस्टिनियन एक बादशाह था, एम्परर था, शहनशाह था, उसने ये एक कोड बनाया था और इस कोड को जनाब इसका नाम दिया गया था कॉर्पस जूरियस सिविलाइज, यानी बॉडी ऑफ सिविल लॉ। तो ये एक उसने एक ऐसे समझो, वैसे थी नहीं लेकिन समझाने के लिए कि ये एक पूरी किताब इसने बनाई। उसके 4 हिस्से थे, एक था डाइजेस्ट, दूसरा था कोडेक्स, दूसरा था इंस्टीट्यूशन और चौथा था नॉवले। जो डाइजेस्ट था उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े फैसले थे उन्होंने उसको समराइज़ किया था। कोडेक्स के अंदर जो बादशाह के जितने फैसले थे वो उन्होंने जनाब कंपाइल करके रखे, और इंस्टीट्यूशन के अंदर ये जितने जो डाइजेस्ट के जितने फैसले थे उनको मज़ीद समराइज़ किया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के वो पढ़ सकें। और नोवेलाई के अंदर ये था कि जो पुरानी कवानीन को नए कवानीन के साथ अपडेट किया गया। तो मतलब ये समझें कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया, इस एम्परर ने, जस्टिन एम्परर ने ये किया कि ये जितने भी रोम के अंदर जितने भी कवानीन थे ना उनको उसने कंपाइल किया, उसके नोट्स बनाए यार, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई जिस तरह मैंने आपके सामने बनाई, और ये 4 उसके एक हिस्से थे जनाब। उसके बाद है 12 टेबल्स। अब मैं ये देखें ये 12 टेबल्स हैं, अब बस ये आप देख लें। टेबल 1 के अंदर प्रोसीजर है, टेबल 2 के अंदर ट्रायल्स है, फिर कर्ज किस तरह दिया जाएगा, राइट ऑफ फादर क्या होगा, फैमिली लीगल गार्डनशिप क्या होगी, एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, लैंड राइट्स क्या होंगे, उसके बाद ट्रॉट, पब्लिक, सेक्रेट और सप्लीमेंट। तो ये जनाब टेबल है 12 टेबल्स का, अंदर ये कवानीन है। तो इसके ऊपर मेरी डिटेल में सारी वीडियोज़, जितने भी टॉपिक में वैसे बता रहा हूँ ना आपको, इनकी सारी वीडियोज़ लीगल सिस्टम की प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ आपको मैं एक रिवाइज कराऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़रा फ्रेश हो जाए।
उसके बाद एक क्राइम एंड पनिशमेंट रोमन लीगल सिस्टम के अंदर भाई, रोमन के अंदर बड़ी सख्त किस्म की सज़ाएं होती थी, बड़ी ठीक ठाक पनिशमेंट होती थी। उनका दो ही मकसद था, या तो लोग बंदे को पनिश करो या उसको किसी तरीके से रोको। तो उसके हम वहाँ पे ना एक पुलिस ऑफिसर समझे आज के ज़माने का वहाँ पे होता था, उसको नाम है प्रीटर। उसका काम ये होता था कि भाईजान उसने ये जितने भी क्राइम थे या जो पनिशमेंट होती थी यानी कानून के ऊपर वो अमल करवाता था। सो रोमन के अंदर भी बड़े क्राइम होते थे, यही होता था, चोरियाँ, ठगियाँ, कत्ल करना, किसी की प्रॉपर्टी को जला देना, ये सारा कुछ। अब इसकी जो पनिशमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो पनिशमेंट क्या है, वो 3 किस्म की हैं, वो बताता हूँ। ये नाम ज़रा मुश्किल हैं, ये लैटिन वर्ड हैं, तो अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो भाई मुझे माफ़ कर देना। अच्छा जी, सबसे पहले है डेमिटो एड बेस्टीज। इसका मतलब ये होता था कि जो बंदा कोई बड़ा जुर्म करता था उसको, जो ये जंगली जानवर है ना, जैसे चीता है, टाइगर है और लाइगर है, इनके सामने फेंक देते थे। दूसरा है डेसिमेशन। इसके अंदर ये होता था कि अगर किसी सिपाहियों ने कोई जुर्म किया है तो उसका, तो वहाँ पे एक्चुअली ना दस्ता होता था सिपाहियों का, 10, 12, 20 का, तो हर 10वां सोल्जर जो है ना उसको मार दिया जाता था। ये सज़ा होती थी। दूसरा था पॉइंट कोलियो। इसके अंदर यह होता था भाई, जो भी बंदा गिल्टी होता था या जिसने जुर्म किया या मुजरम होता था भाई, उसको क्या करते थे, चमड़े का एक बैग होता था, उसके अंदर उसको डाल देते थे, साथ में एक मुर्गा, एक कुत्ता और एक बांदर और एक सांप, ये भी उसके बैग में डाल दिए जाते थे। उसका मुंह बंद करके जनाब पानी के अंदर फेंक देते थे। अब सोचो, पानी के अंदर एक बैग है चमड़े का, उसके अंदर आप हो, आपके साथ एक कुत्ता है, सांप है, बंदर है और मुर्गा है, तो बताओ क्या क्या हो सकता है। आपस में जब लड़ाई होगी तो क्या हो सकता है। तो मैं तो सोच के भी परेशान हो रहा हूँ, इतनी ख़तरनाक किस्म की सज़ाएं देते थे। तो 3 बड़ी ये सज़ाएं थी। बाकी ट्रायल प्रोसीजर था कि जनाब वो जिस बंदे को, किसी बंदे के साथ इशू होता था, वो अदालत पहुँच जाता था, फिर अदालत उसको बुलाती थी, अगर नहीं आता था तो उसको सख्ती से लेके आते थे। उसके बाद जनाब वो पहले वो देखते थे कि अच्छा जी ये इसका फ़ैसला, ये मतलब ये जुर्म है कि नहीं है, ये केस बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो उसके बाद फिर जो वहाँ का जो बड़ा सबसे मोअज़्ज़ज़ शख्स होता था, जुरिस्ट जिसको बोलते थे, उसके पास वो लेके जाते थे और वो उसके बाद फ़ैसला सुना देता था। उसके बाद जनाब सिविल और कॉमन लॉ का जो है ना वो अलग अलग भी मैं बता सकता था कि सिविल क्या है, कॉमन है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट कंपैरिजन बताता हूँ। उससे ये होगा कि हमारा सिविल और कॉमन की यानी दोनों का हमारा कवर हो जाएगा। सबसे पहले सिविल। भाई सिविल लीगल सिस्टम क्या है भाई, ये कोडिफाई लीगल सिस्टम था, ठीक है। और जबकि कॉमन लीगल सिस्टम ज़्यादातर जो है ना वो जो अदालतों के जो फैसले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, सिविल लीगल सिस्टम के अंदर जो जजेस का रोल है वो बहुत ही अहम है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फैसले देते हैं। जबकि कॉमन लॉ के अंदर वो उनका काम सिर्फ रेफरी का होता है कि बस वो एक्चुअली ना देख रहे होते हैं कैसे हो रहा है, किस तरह प्रोसीडिंग हो रही है, उनका कोई खास एक्टिव रोल नहीं होता। उसके अलावा जनाब कौन से कंट्रीज हैं सिविल में, जनाब स्पेन, चाइना, जापान, जर्मनी, ये। और कॉमन लॉ के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा। कॉन्स्टिट्यूशन सिविल में हमेशा होता है, और लेकिन कॉमन में ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी यूज़ किया जाए, बाज़ोकात होता है कि बाज़ोकात नहीं होता। प्रेसिडेंट, जनाब प्रेसिडेंट भी यूज़ होता है सिविल में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कॉमन लॉ के अंदर उनकी बड़ी अहमियत है, उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। अच्छा, रोल ऑफ ज्यूरी। भाई सिविल लॉ में ज्यूरी जो है ना उनका कोई ख़ास रोल नहीं होता, लेकिन कॉमन लॉ में के अंदर ज्यूरीज का बड़ा रोल होता है। वहाँ पे ये आम से बंदे ने, जज के साथ एक जज बैठा होता है, साथ में 10-12 बंदे आम बंदे भी बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो असल में फैसला बाद में उन्होंने सुनाना होता है। आपको अगर वो याद हो, डेयर डेविल के नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर वेब सीरीज़ है, तो वो जो डेयर डेविल है, जो वकील है, तो वो कॉमन लीगल सिस्टम का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया है कि वो जो भी मुकदमा लड़ रहा होता है तो उसमें जज बैठा होता है सामने, और साइड पे 15-20 बंदे जो आम बंदे होते हैं, ज्यूरी टाइप, वो बैठ रहे होते हैं, वो सारा फैसला सुन रहे होते हैं। इसके अलावा जनाब हिस्ट्री जो है ना उसकी कॉन्टिनेंटल यूरोप है, सिविल की आपको हिस्ट्री रोमन एम्पायर से मिलती है, कॉमन लॉ की आपको ज़्यादातर हिस्ट्री इंग्लैंड से मिलती है, जहाँ पे जो ये जजेस था उनका बड़ा रोल था। इनके जो सोर्सेज हैं वो सेम सोर्सेज हैं, सिविल में कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, ये सारे सोर्सेज हैं, इसके अंदर भी वही सोर्सेज हैं, लेकिन इनकी जो प्रायोरिटी है वो डिफरेंट है। कॉमन लॉ में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो अदालती फैसलों के ऊपर दिया जाता है, उसके बाद में बाकी जितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेशन है, उसको देखा जाता है। लेकिन सिविल में जनाब सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, और फिर उसके बाद जुडिशल प्रेसिडेंट के ऊपर फोकियत दी जाती है। इसका एक और चार्ट है वो भी देख लेते हैं, ये भी ज़रा इस तरह भी हम आप इसको तैयार कर सकते हैं कि कॉमन लॉ जनाब इंग्लैंड और ये है, सिविल जो है रोमन है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है कॉमन लॉ जो है ना अनल कोडिफाई है, सिविल कोडिफाई है, दोनों को सोर्सेज सेम है। केस लॉ, कॉमन लॉ में अंदर प्राइमरी सोर्स जो है ना केस लॉज हैं, जबकि सिविल में वो सेकेंडरी है।
रोल ऑफ जज, वो जज जो है ना वो एज ए कॉमन लॉ में एज ए रेफरी का काम करता है, लेकिन सिविल में ज़रा उसका अहम रोल होता है, सारी चीज़ें देखता है ये वगैरह सारा कुछ। अच्छा, इसके अलावा कॉमन लॉ के अंदर जज का अहम रोल होता है, जब सिविल में जो है ना लीगल स्कॉलर का रोल प्ले होता है। ज्यूरीज जो है ना कॉमन लॉ में बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी कि सिविल में बड़े यूज़ हो रहे होती हैं, लेकिन उसमें बड़ा को रेयर यूज़ होते हैं। वकीलों का जो रोल है कॉमन लॉ के अंदर वो सिर्फ सवाल के हद तक एविडेंस पूछ रहे होते हैं, लेकिन सिविल लॉ में वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, अदालत को ये कर सकते हैं। तो ये भी डिफरेंसेस हैं, ये भी आप ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद जनाब कस्टमरी लीगल सिस्टम। सबसे पहले ये कस्टमरी लीगल सिस्टम क्या है भाई? वो लीगल सिस्टम जो अनरिटन होता है, क्योंकि इसके अंदर कस्टम्स होते हैं, इसके अंदर जो ट्रेडिशंस होते हैं, लोगों की रीत रस्में होती हैं, उनको आपने कानून की शक्ल इख्तियार बनाया होता है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सब इसके ऊपर एक्सेप्टेबल होते हैं, और इनकी कोई यूनिफॉर्म बॉडी नहीं होती, कोई किताब नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता सिविल कॉमन की तरह। दूसरा, इसके टाइप्स हैं दो। कस्टम्स विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी ऐसे कस्टम्स जिनके कोई बाइंडिंग नहीं, अगर आप अमल करते हो नहीं करते हो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ हैं जिनकी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी बाद वो कस्टम्स कानून का एक हिस्सा बन जाती हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करते तो फिर आपको अदालत मारती है। अच्छा जी, उसके बाद है वैलिड कस्टम की क्या कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट हैं। एक तो भाई वो रीज़नेबल हो, ऐसा ना हो कि ऐसा कोई कस्टम ना हो जिसके अंदर आप ना एक बंदे की जान ले लें, ना जी, रीज़नेबल हो, और आपका जो आपकी रियासत का जो कानून है उसके साथ वो यानी कि उसके साथ मेल जोल करे, उसके साथ यानी कि कन्फर्मिटी हो, सर्टेनिटी हो, पूरा हो, कंसिस्टेंट हो, जनरल हो, यूनिवर्सल हो, कंटिन्यू भी चल रहा हो, और उसका इस्तेमाल बड़ा पीसफुल हो, यानी उससे किसी का नुकसान नहीं होता। और दूसरा ये है कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, यानी आप रोड पे खड़े होकर किसी को भी मारना शुरू कर दें और कहें कि जी ये तो कस्टम ला है, ये ऐसा नहीं होगा भाईजान। आपका कस्टम ला वो माना जाएगा जो पब्लिक पॉलिसी, यानी आवाम के हक में जाएगा, आवाम की बेहतरी के लिए जाएगा। उसके बाद है भाई मिक्स्ड और हाइब्रिड लीगल सिस्टम। भाई दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम हैं उनको एक जूसर में मिक्स करोगे तो वो भाई मिक्स्ड हाइब्रिड लीगल सिस्टम, यानी सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल, रिलीजियस, कस्टम, ये सारा हमारे यहाँ भी तकरीबन यही इस तरह ये किस्म का हाइब्रिड लीगल सिस्टम ही चल रहा होता है। इसके भाई फैक्टर्स क्या हैं, ऐसी क्या वजह है, क्यों भाई ये मिक्स्ड लीगल सिस्टम बन गया? मैंने आपको बताया था कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो चुके हैं, हम आपस में इन तरह इतना मिल चुके हैं, अब हमें पता नहीं चल रहा होता कि भाई हम कहाँ से रहते हैं। एकदम इंटरनेट ने, नेटफ्लिक्स ने, दुनिया ने, इन्होंने हमें आपस में जोड़ के रख दिया। अब हम यानी आपस में सारे एक जैसे हो चुके हैं। तो फिर भी जो मिक्स्ड लीगल सिस्टम के जो फैक्टर है, सबसे पहले तो है भाईजान कॉलोनियलाइजेशन। यानी पहले क्या हुआ था कि मुख्तलिफ बड़े बड़े मुल्कों ने दूसरे मुल्कों को अपना गुलाम बनाया, कॉलोनीज़ बनाई, जिस तरह ब्रिटिश ने हमें अपनी कॉलोनी बनाई। तो वो यहाँ पे ना अपने कवानीन छोड़ के चले गए, तो हमने उनको एडाप्ट किया, फिर हमने अपने भी थोड़ी बहुत बनाए, तो हम इस तरह यानी कि एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम बन गया। उसके अलावा दुनिया में अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। आपने दुनिया में कारोबार करना होता है यूएसए के साथ, यूके के साथ, तो अब आपने उनके कवानीन को फॉलो करना होता है। तो इस तरह ये पूरी दुनिया एक जैसे कवानीन फॉलो कर रही है। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, सेटलमेंट हो गई है, आप यहाँ से चले गए, आपका कोई इधर आ गया, तो ये इस वजह से भी हो गया। ऑक्यूपेशन, यानी बड़े कुछ मुल्कों के ऊपर कब्जा कर लिया, वहाँ पे अपने एरियाज़ बनाए, तो फिर वहाँ पे जो कानून बने हुए थे ये अपने साथ एक नए कानून भी लेके आए। एक्सपेंशन, यानी आप जब आपकी जो कंट्री है वो एक्सपेंड कर जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। जो रोमन था वो पहले छोटा था, फिर ऐसे बढ़ता गया, तो जो कंट्री उसके यानी कि उसके अंदर आ गए ना, हदूद के अंदर आए, तो उनके कवानीन आपस में मिक्स हो गए और यूनिफिकेशन हो गया। बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज़ आपस में मिल के एक नया कंट्री बन जाते हैं, तो फिर उनके अपने अपने जो कवानीन है वो भी मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद इस्लामिक लीगल सिस्टम, भाई इसका वैसे अहम ज़्यादातर सवाल ये सोर्सेज पे आता है। तो इसके दो बुनियादी सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो सोर्सेज हैं जो इंडिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहले कुरान और सुन्ना आता है, और सेकेंडरी में इजमा, इज्तिहाद, क़ियास और इस्तेहसान। इजमा क्या होता है भाई? इजमा के अंदर ये होता है कि जब सारे स्कॉलर किसी एक मामले के ऊपर जमा हो जाएँ और मुत्तफ़िक हो जाएँ कि हाँ जी ये मामला इस तरह हल किया जाए, तो हम उसको इजमा बोलते हैं। इज्तिहाद के अंदर ये होता है कि वो ऐसा कोई प्रॉब्लम जो कुरान और सुन्ना के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, अपना माइंड यूज़ करके और कुरान के असूलों को इस्तेमाल करके उसका हल निकालते हैं और कोई कानून बनाते हैं। इसके अलावा जनाब क़ियास है। क़ियास के अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक इशू है,
अब आपसे उसके मतलब एक कानून के अंदर मौजूद, जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि भी शराब है या वो मना है, आप नहीं पी सकते अल्कोहल वगैरह। अब उससे अब और भी बड़े नशे हैं, हीरोइन है, कोकेन है, तो उनका तो जिक्र नहीं है। लेकिन इसमें क्यास के का मतलब ये होता है कि अगर उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है और उसका वही इम्पैक्ट है जिसका बारे में आपको कुरान और सुन्नह के अंदर बताया गया, तो उसके ऊपर भी वही असूल लागू होगा जो यानी कि शराब के ऊपर होता है, क्योंकि शराब भी आपको नशा देता है, आपको मदहोश करता है, आपके सेंसेस काम नहीं करते। इसी तरीके से कोकेन, हेरोइन वो है। तो अब कुरान ने तो सिर्फ शराब के बारे में बताया हुआ है, कोकेन और हेरोइन के बारे में तो नहीं बताया। तो हम जनाब क्या करेंगे, क्यास के ज़रिए ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो शराब की तरह उनका असर है, शराब की तरह आपको पागल बनाती हैं, आपके सेंसेस को डैमेज करती हैं, तो उनकी भी वही सज़ा दी जाएगी और उनको भी वही यानी कि प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये सारा हम करते हैं क्यास में। इसके अलावा इस्तेहसान है, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस। उसके अंदर ये होता है कि दो अहम सिचुएशन आ जाती हैं, तो उसमें से एक सिचुएशन को आपने प्रेफर करना होता है, तो ज्यूरिस्ट क्या करते हैं, किसी एक सिचुएशन को प्रेफर करते हैं और उसको कानून बनाते हैं हम, तो वो इस्तेहसान कैटेगरी में आता है। इसके बाद जनाब है नेचुरल जस्टिस। भाई बड़ा अहम सवाल है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और बड़ा मज़े का है, इसको ज़रूर तैयार करना। पहली बात तो नेचुरल जस्टिस क्या है भाई? नेचुरल जस्टिस क्या है, यानी वो आपका जो सेंस है, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। जब आपका कॉमन सेंस ये कहे कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है, तो हम उसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अबू जज हैं और आपने चोरी की और आपका मुकदमा उसके सामने आता है, तो अब आप मुझे बताओ, तो क्या आपके अब्बू को ये हक बनता है कि वो आपका मुकदमा सुने? नहीं सुन सकते भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये नेचुरल है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। भाई जिसका बेटा है वो ही अगर अपने बाप की अदालत में जाएगा तो वो तो उसको माफ़ करके छोड़ देगा, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, मेरा भाई है, चोरी करके मेरे सामने आए और मैं जज हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो उसको छोड़ ही दूंगा ना, इंसाफ तो नहीं होगा ना। तो ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एक है नीमो जुडिस इन कोजा सुबह, दूसरा है आरडी अल्टरम पार्टम। तो दो हैं। इनका मतलब क्या है? नीमो जुडिस का मतलब ये है कि भाई कोई भी बंदा अपने मुकदमे के अंदर या अपने केस के अंदर जज नहीं बन सकता। दूसरा आरटी अल्टरम पैटर्न का मतलब ये है कि भाई जब भी कोई भी केस हो तो आपने दोनों पार्टीज़ को सुना है। ये नहीं होता कि भाई एक बंदे को सुना, दूसरे को नहीं सुना और जनाब अदालत दे दी। मतलब एक बंदे ने चोरी की, आपने उसकी बात नहीं सुनी, सिर्फ पुलिस वाले की सुनी। पुलिस वाले ने कहा कि भाई साहब इसने ये चोरी किया सर, जज साहब इसको सजा दें। जज साहब ने पुलिस वाले की बात सुन के उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। इससे नहीं है, आपने चोर की भी बात सुनी है। इसको हम बोलते हैं यानी कि रूल ऑफ फेयर हियरिंग, यानी आपने सबको सुनना होता है। ये नेचुरल जस्टिस का एक बुनियादी असूल है। तो अच्छा जी, अब उसके अंदर नेमो जोडेक्स एंड कोजा सोआ अलग से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन और आरडी अल्टरम पार्टम भी आ सकते हैं। नीमो जोडेक्स के अंदर फिर उसकी कोई टाइप्स हैं ब्यास की। अब नीमो जोडेक्स के अंदर ये होता है कि आपने अपने केस के अंदर जज नहीं बन सकते, अपने केस के अंदर आप वकील भी नहीं बन, मतलब ये सारे मामला आते हैं कि आपने ये नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, ये है। तो अब वो क्या होता है कि इसके अंदर एक्चुअली होता है ये है कि बायस जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। यानी बाज़ औक़ात आप ना अपने मामले में ना वन साइडेड हो जाते हैं, सिर्फ आप अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो उसकी इन्होंने काइंड्स बताई हैं। एक होती है पर्सनल बायस, यानी बाज़ औक़ात जो बंदा आपके सामने जिसका केस आता है, आपका उसके साथ रिश्ता होता है, वो आपका भाई निकलता है, वो आपका बेटा निकलता है। दूसरा है पिक्यूनियरी बायस, यानी बाज़ औक़ात अब वो जो केस आता है आपके सामने, आप जज होते हैं, तो आपको अपना उसका फ़ायदा होता है कि यार अगर इस बंदे को मैं सज़ा दूंगा ना तो मुझे भी पैसे मिलेंगे। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर, मिसाल के एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो बंदों का झगड़ा है, वो आपकी अदालत में आए और आपकी खुद भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र है, तो भाई ये भी बायस है। दूसरा डिपार्टमेंटल होता है कि बाज़ औक़ात आपके अपने डिपार्टमेंट का बंदे का केस आपके सामने आता है और आप उसको लटका देते हैं क्योंकि आपका खुद का बायस है उसके अंदर। दूसरा है प्री कंसीव्ड, बाज़ औक़ात जो है ना आपके कंडक्ट से, आपके बोलने से ऐसे लग रहा होता है कि आप जो है ना बाइस्ड हैं, आप वन साइडेड हैं, तो ये भी एक प्री कंसीव्ड होती है। इसके अलावा जनाब जो आरडी अल्टरम पर्टम है उसका जो मतलब ये है कि आपने हर एक मुकदमे के अंदर हर एक बंदे को मुकम्मल मौका देना है ताकि वो अपना जो व्यू है, अपना जो डिफेंस है वो पेश करे। तो उसका एक तरीक़ेकार है, सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर हियरिंग होगी, फिर उसके बाद एविडेंस दिए जाएंगे, फिर एक दूसरे से क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद फिर आप अपना लीगल रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब दूसरा टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यार इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ना कुछ मामला जो है ना वो अदालत में तो वैसे हल होते हैं, लेकिन अदालतों के पास बड़ा टाइम नहीं होता, तो कुछ मामला जो है ना आप अदालत से बाहर भी हल कर सकते हैं। ये अदालत से बाहर जो हल करने के जितने भी तौर तरीके हैं हम उनको बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसके जनाब फैक्टर्स क्या हैं, वो फैक्टर्स क्या है?
लेकिन अगर आप हर मामला अपनी अदालत में ले जाते हैं ना तो भाई बड़ा टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, वकीलों की खर्चा पानी, मुंशियों का आने जाना, और पता नहीं इतने साल लग जाते हैं बेचारे, आपकी सारी उम्र गुजर जाती है। लेकिन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की वजह से आपको ऐसा नहीं मिलता, आपको बड़े फ़ायदे मिलते हैं। क्या फ़ायदे हैं भाई? एक तो पैसे बचते हैं, दूसरा कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि अदालत में जब केस लगता है ना तो पूरी दुनिया देखती है, टीवी पे ऊपर खबर चल जाती है कि ओ अयाज साहब को मुर्गी ने काट लिया था, ओ अयाज साहब को कुत्ते ने टाक काट लिया था, मतलब आपकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जनाब किसी को नहीं पता चल रहा था, आप और वो एक बंदा होता है, दो बंदे उनके बीच में रहता है। दूसरा, इसमें स्ट्रेस नहीं होता, जल्दी हो जाता है, क्विक हो जाता है, इसके अंदर आपकी खुद की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जब आप अदालत के ज़रिए अपना मसला हल कराते हैं तो फिर आपका बेचारे ना वो वकील के ऊपर होते हैं, और वकील आपको टोपियाँ पहनाता रहता है, तंग करता रहता है कि ये हो जाएगा, अब ये होगा, मतलब फजूल में आपसे पैसे भी निकलवाता है। आपका अपने केस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, आप बेचारे बस बेबस होकर यानी बैठे रहते हैं। दूसरा, इसके अंदर वक्त वक्त बचता है, ये इनफॉर्मल है, इसके अंदर फॉर्मलिटी नहीं है कि 8 बजे सुबह अदालत खुलेगी, ये आना है वो आना है, आज तो इतवार है आज ये नहीं हो सकता, फलां हो सकता। अब जनाब गर्मियों की छुट्टियां, ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब इसके जो मेथड्स क्या हैं, इसके अंदर मेथड्स हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में ये होता है कि बिल्कुल जिस तरह अदालत में एक जज है आपकी बात सुन के आपको आपका मसला हल करता है, तो आर्बिट्रेशन के अंदर भी एक शख्स होता है, वो दो पार्टीज़ का मामला सुनता है और फैसला देता है, और फिर उस फैसला आपके ऊपर पाबंद हो जाता है। दूसरा मीडिएशन, इसके अंदर ये होता है कि एक शख्स जो है ना दो लोगों का जो फैसला होता है वो सुनता है और उनको उनको समझाता भी है, उनको मशवरे भी देता है कि यार इस तरह ये मसला हल करो। दूसरा कंसिलेशन, उसके अंदर ये होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो दो बंदों को एक माहौल प्रोवाइड करता है, जगह देता है ताकि वो आपस में बैठ के मसले को हल करें। उसके अलावा नेगोशिएशन, इसके अंदर ये होता है कि आपको किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं होती, आप आपस में बैठ के भी गपशप लगा के मसले को हल कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिएशन और आर्बिट्रेशन भी यूज़ होते हैं, मिनी ट्रायल भी होते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं, और परमानेंट लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ होता है, जो आमतौर पर इंडिया के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद जनाब इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन आता है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या इलेक्शन क्या पावर्स हैं। भाई उसका जो इलेक्शन का ना दो तरीके होते हैं, यानी दो तरीके नहीं है, सॉरी एक ही तरीका है। उसमें ये होता है कि एक तो इलेक्ट्रल कॉलेज बनता है और दूसरा कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रल कॉलेज। तो इलेक्ट्रल कॉलेज कैसे बनता है भाई? देखें, आपका जो है ना आपके मुल्क के अंदर दोस्तों एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और आपकी 4 असेंबलीज हैं, सूबाई, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी। अब होता क्या है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना तो ये जितनी भी 4 असेंबलीज हैं इनका भी नंबर लिया जाता है, और दो जो ऊपर वाले असेंबलीज हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, इन सब के ना मिला के एक इलेक्ट्रल कॉलेज यानी एक कंपोजिशन, एक नंबर बनाया जाता है, और उसके तहत ही वोट दिए जाते हैं। तो जिसको ज़्यादा मिलते हैं वो जनाब प्रेसिडेंट बन जाता है। अब अगर यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही ना तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसको ज़रा देख लो, डिटेल में सारा समझ आ जाएगा। दूसरा, जिन्हें पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के, यानी इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं तो उसके पास क्या प्रेसिडेंट है भाई? एक तो भाई ये है कि मिलिट्री की जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है वो उनके नाम से शुरू होती है। दूसरा, जुडिशल पावर्स भी हैं। बाज़ औक़ात कुछ मामला ये होते हैं जब अदालतें किसी को फैसला देते हैं तो आखिरी जो माफ़ी होती है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कि आपने जो भी कानून होता है ना वो जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं करता तब तक वो यानी कि आप वो कानून बनता नहीं है। तो इसलिए भाई ये जुडिशल पावर्स भी हैं। एग्जीक्यूटिव भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, यानी जजेस की अपॉइंटमेंट करना, ठीक है ना, लोगों को अपॉइंटमेंट करना, ये बड़ी बड़ी अहम अपॉइंटमेंट होती हैं, जैसे नेब चेयरमैन हो गया, अपोजिशन की फलां। तो ये सारी चीज़ें भी इसके बाद। दूसरा पावर रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स, जितने भी जो सफ़ीर लगते हैं, फॉरेनर ऑफिसर लगते हैं या बाहर से कोई आते हैं तो उनसे मिलना जुलना या उनकी अपॉइंटमेंट वो भी प्रेसिडेंट ही लगाता है। तो ये भी इनके पास पावर्स हैं। अभी इसको रिमूव किस तरह किया जा सकता है भाई? सबसे पहले ये दोनों जो आपके अपर हाउस और लोअर हाउस हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, इनका जो 1/2 अगर टोटल मेंबरशिप एक पहले ना नोटिस देगी और एक कोई करारदाद है या दरख्वास्त जमा कराएगी स्पीकर के पास कि भाई साहब हमें ना इस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसके बाद वो जनाब जो नोटिस है ना वो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट को कहा जाएगा कि भाईजान आपने ना पार्लियामेंट के सामने पेश होना है। और पार्लियामेंट के अंदर फिर नेशनल असेंबली और सेनेट इन दोनों की जॉइंट सेटिंग होगी, यानी नेशनल सेनेटर भी होंगे और MNAs भी बैठेंगे। ये बैठ के जनाब उसके बाद फिर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब को बुलाया जाएगा, उससे सवाल जवाब होंगे, प्रेसिडेंट अपने सवाल जवाब का दफा करेगा। अगर उसके बाद उनकी जो उसके सवाल व जवाब करने के बाद या उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद अगर आप मुत्तफ़िक हो जाते हैं तो ठीक है, अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो उसके बाद फिर वोटिंग होगी। और अगर 2/3 लोग उसके हक़ में वोट देते हैं कि जी इसको माफ़ कर दिया जाए तो इसको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर 2/3 लोग कहते हैं कि नहीं जी इसको सज़ा दें तो उसके बाद प्रेसिडेंट को सज़ा दी जाएगी और उसको प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा।
उसके बाद जनाब है अहम सवाल है लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का आता है कि जो लेजिस्लेशन है कानून बनता है पार्लियामेंट में उसका क्या तरीका है। भाई सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं पार्लियामेंट के अंदर जिसको हम बिल बोलते हैं, और सबसे पहले तो उसकी रीडिंग होती है, उसको पढ़ा जाता है, फिर उसकी सेकेंड रीडिंग होती है, और उसके बाद कमेटी बनी होती है नेशनल असेंबलीज़ के अंदर ना, नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कमेटीज़ होती हैं 20-25 MNAs की। फाइनेंस के ऊपर होती है कमेटीज़, कम्युनिकेशन के ऊपर है, डिफेंस के ऊपर है, और इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर है। तो वो कमेटीज़ के अंदर जाता है, लोग उसको बिल को पढ़ते हैं, छानबीन करते हैं, एक एक वर्ड देखते हैं, उसके बाद जनाब उसकी वो रिपोर्ट बना के दोबारा असेंबली में पेश करते हैं। उसके बाद फिर उसकी दोबारा थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग के बाद फिर असेंबली के अंदर जनाब लोगों से पूछा जाता है कि स्पीकर साहब पूछते हैं कि हाँ भाई जान कितने आप इसके हक में वोट देंगे नहीं देंगे। अगर यानी ज़्यादा इसको वोट मिल जाते हैं, अक्सरियत में मिल जाते हैं, तो जनाब वो फिर जो बिल है ना वो मंजूर हो जाता है। उस बिल को फिर हम प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं और प्रेसिडेंट फिर उसको साइन कर देता है, और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। सो दोस्तों ये था आखिरी टॉपिक। तो दोस्तों ये जितने भी अहम टॉपिक्स हैं ये मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। मेरे ख्याल में अभी भी 4-5 टॉपिक हैं, जैसे कोर्ट सिस्टम है, कुछ और भी टॉपिक्स हैं, शायद वो मिस हो गए होंगे मेरे से, या मैं नहीं करवा सका क्योंकि ज़रा टाइम का भी इशू था। सो वो आप खुद मैनेज कर लेना यार, अब इतना आप भी लोग कर लेना, लेकिन फिर भी जितने अहम टॉपिक्स थे वो मैंने आपको रिवाइज करा लिए हैं। सो चलें जी, गुड लक, अल्लाह आपको कामयाब करे आपके पेपर में, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।